ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट भाई, हम कल फोर्थ चैप्टर हमारा स्टार्ट कर चुके थे। आज भी उसी को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक बार एक डाउट आया है बोर मैग्नेटोन से। एक बार उस टॉपिक को देख लेते हैं भाई दोबारा से। बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन क्या होता है भाई? बोर की जो पोस्टुलेट्स थे उसको हमने किससे रिलेट किया है भाई? अब मैग्नेटिज्म से। कैसे इंटर रिलेट किया? देखो भाई, बोर ने एक बहुत फेमस ला दिया था जिसमें उसने बोला था कि जो आपका MVR है, जो क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये n क्या होता है भाई? इंटीग्रल मल्टीपल। बोर ने भाई इसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया था कि भाई ऑर्बिट एक परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में ही क्यों एग्जिस्ट करता है। अब बात कर लेते हैं भाई मैग्नेटिज्म की। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा भाई? करंट। और यही करंट बेटा किसको प्रोड्यूस करेगा? फिर मैग्नेटिक फील्ड को। अब जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक मूवमेंट यानी उसकी स्ट्रेंथ भी होगी कुछ ना कुछ। तो चलो भाई, बोर की इस थ्योरी को हम मैग्नेटिज्म से कनेक्ट करते हैं। देखो कैसे। मैग्नेटिक मोमेंटम होता है NIA। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आएगा IA। अब बात कर लेते हैं करंट की। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाई टाइम इंटू एरिया क्या हो जाएगा भाई? πr², क्योंकि कैसा ऑर्बिट लिया है? सर्कुलर। नेक्स्ट, सर्कुलर ऑर्बिट है तो टाइम पीरियड किससे रिलेट होता है भाई? ओमेगा से, उसकी एंगुलर स्पीड से। और कैसे इंटरलेट होता है भाई? 2π/ओमेगा से इंटू πr²। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं। ओमेगा एंगुलर स्पीड होती है भाई 2π/t। क्यों होती है बेटा? ये देखो, एंगुलर स्पीड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसकी एक जो पाथ की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? 2π यानी 360 इंटू टाइम। तो भाई ये एंगुलर स्पीड होती है। यहाँ एंगुलर स्पीड से मैंने किसकी वैल्यू निकाली है? टी की, और इसके अंदर पुट किया है। टी की वैल्यू क्या है आपकी? 2π/ओमेगा। तो यहाँ से जो आपका m निकल के आता है वो आता है E⍵/2π इंटू πr²। पाई से पाई कैंसल आउट, हमारे पास आया E⍵r²/2। अब आप देख सकते हो जो बोर का पोस्टुलेट था, जो हमारा बोर का पोस्टुलेट था, उसके अंदर भाई आपको कहीं ना कहीं ओमेगा या आर दिखाई दे रहा है। भाई आर तो हमें दिख गया, लेकिन यहाँ पे वी की है, ओमेगा नहीं है। तो इसी को चलो हम ओमेगा के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे वैल्यू पुट करनी ईजी हो जाएंगी। अगर आप चाहो तो भाई इस वी को भी इस ओमेगा को वी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन हम भाई शॉर्टेस्ट स्टेप लेते हैं यहाँ पे सोल्व करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? m, और v की जगह क्या आ जाएगा भाई? ओमेगा r इंटू आर इज इक्वल टू NH/2π। तो हमारे पास यहाँ आया ओमेगा r² इज इक्वल टू NH/2πm। अब इस वैल्यू को उठा के, इस इक्वेशन को उठा के इसके अंदर बेटा पुट कर दो। तो इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? E/2 तो एज इट इज, ओमेगा r² की जगह क्या आएगा? NH/2πm। n को बाहर ले लो, बाकी सारी टर्म्स बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक साइड कर लिया। तो ये क्या हो गया? 4πm। इसी को हमने बोल दिया भाई म्यू बी। ये म्यू बी क्या होता है? बोर मैग्नेट्रॉन। क्या होता है भाई? बोर मैग्नेट्रॉन। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए बोर मैग्नेट्रॉन का, तभी वो ऑर्बिट पॉसिबल है। अगर ऐसी कंडीशन मैच नहीं हुई तो वो ऑर्बिट बेटा पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो भाई, अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई हमारा चैप्टर नंबर 4। तो भाई हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यानी खुद के अंदर इंड्यूस्ड होना। कैसे? देखो भाई, एक कोयल लेते हो या इंडक्टर जब आप लेते हो, एक सोलेनोइड बोल लो इसको बेटा, कोयल बोल लो, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो? इंडक्टर भी बोल सकते हो। तो जैसे ही आप इसके अंदर करंट पास करते हो तो क्या होता है? हर एक कोयल के, हर एक लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब भाई जैसे ही इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना तो ये जो नेक्स्ट कोयल है इसके अंदर क्या चेंज होगा भाई? फ्लक्स चेंज होगा। मैं यहाँ पे बेटा एक प्रोसेस लिख देता हूँ। देखो, फर्स्ट क्या हुआ? फर्स्ट कोयल में करंट आया भाई, उस करंट की वजह से क्या बना भाई? मैग्नेटिक फील्ड बना। मैं नंबर भी डाल देता हूँ। फर्स्ट कोयल में जो करंट आया वो I1 था और इसने प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड B1। इस मैग्नेटिक फील्ड ने आपकी सेकंड कोयल के अंदर क्या चेंज किया भाई? फ्लक्स चेंज किया। इस फ्लक्स की वजह से इस कोयल के अंदर एक EMF जनरेट हुई। सेकंड कोयल के अंदर
ईएमएफ जनरेट हुई किस लिए भाई? इस करंट का अपोज करने के लिए। इस करंट का क्या करने के लिए भाई? अपोज करने के लिए। तो भाई ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है ये इसी कोयल के अंदर हुई है और इसी के करंट की वजह से हुई है। इसी वजह से इसका नाम क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। अगर मैं डेफिनेशन की फॉर्म में बात करूं तो सुनो भाई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन कोयल बाय विर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी चेंज ऑफ करंट इन इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ। ठीक है भाई, ये किसी भी कोयल की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है? करंट का अपोज करती है, करंट के चेंज का क्या करती है भाई? अपोज करती है। कैसे अपोज करती है? बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ। मैथमेटिकली अगर मैं इसी चीज को लिखूं तो देखो भाई, फ्लक्स हमें पता है भाई डायरेक्टली रिलेटेड होती है किसके साथ? करंट के साथ। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा फ्लक्स क्या होगी? चेंज होगी। तो भाई अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूँ तो यहाँ पे एक एल आ जाता है जो कि क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इस एल को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल देते हैं, या भाई ये आपके इंडक्टर को भी डिनोट करता है एल। अब देखो यही एल आपका क्या है भाई? सेल्फ इंडक्टेंस है भाई। अब अगर आप ईएमएफ निकालना चाहो जो सेल्फ इंडक्शन के केस में प्रोड्यूस हुई है तो उसको कैसे निकालोगे? हमें पता है ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये कहाँ से आया था भाई? फैराडे के लॉ से आया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ईएमएफ। फैराडे का सेकंड लॉ भाई, जितनी ज़्यादा स्पीड से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और वो भी कैसी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपका फ्लक्स है उसका क्या करेगा? ये अपोज करेगा। तो यहाँ पे मैंने कैसे साइन लगा दिया है? नेगेटिव साइन। फाई की वैल्यू पुट कर दो भाई, तो हमारे पास जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ आई है वो क्या आई है? डी इंटू एल आई बाई डी टी। तो यहाँ से हमारा जो ई आया है वो क्या है भाई? माइनस एल क्या था? कांस्टेंट, तो बाहर की साइड ले लिया और ये क्या है भाई? डी आई बाई डी टी। तो भाई ये हमारी सेल्फ इंडक्टेंस के केस में क्या है? ईएमएफ है जो करंट के चेंज का क्या कर रही है? अपोज कर रही है। आप देख सकते हो इस साइड करंट का चेंज है और ये इसका क्या कर रही है? अपोज। कैसे पता चला भाई? इस नेगेटिव साइन से। तो ये तो था बेटा आपका केस सेल्फ इंडक्टेंस का। नेक्स्ट टॉपिक है भाई, अब सेल्फ इंडक्टेंस का पता चल गया तो इसको कैलकुलेट और करके देख लेते हैं इंडक्टर के लिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन सोलेनोइड, ऑफ एन सोलेनोइड। तो भाई सोलेनोइड बेटा यही आपका क्या होता है? सोलेनोइड। तो चलो इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है भाई क्या चाहिएगा बेटा? फाई। फाई किसके इक्वल होता है? बी ए के लिए। ये कितनी टर्न के लिए आया भाई? एक टर्न में जो फ्लक्स चेंज हुआ है वो आपका आ गया यहाँ पे। जो एक टर्न के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे इस सोलेनोइड के अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं कि एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? एन से और मल्टीप्लाई कर दो। अब प्लस फाई की वैल्यू हमने अभी भी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए पढ़ी थी, क्या होती है? एल आई। और बी, बी क्या है? सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई? म्यू नोट एन आई इंटू ए एंड इंटू एन। भाई अगर यहाँ पे भी आप डॉट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब ये कैपिटल एन, ये स्मॉल एन, दोनों को एक एन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैपिटल एन क्या है भाई? टोटल नंबर ऑफ टर्न है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कैसे निकालते हैं हम भाई? यूनिट लेंथ में जितनी टर्न है और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? एल से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न और यूनिट लेंथ, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एन से। तो यहाँ से अगर आप स्मॉल एन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी आपके पास? एन बाई एल। पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ से आपका एल आई आया म्यू नॉट कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल इंटू आई इंटू ए इंटू एन। आई से आई कैंसिल आउट, आपके पास एल की वैल्यू आ चुकी है जो कि आपकी म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल। तो ये भी आपका सेल्फ इंडक्टेंस है किसके केस में? सोलेनोइड के केस में। नेक्स्ट टॉपिक है भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की तरह ही भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी एक ईएमएफ जनरेट होती है जो अपोज करती है, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल वर्ड हुआ यानी दो शेयरिंग कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ की। तो देखो भाई एक कोयल तो हमारी ये थी और एक कोयल बेटा हमारी ये है।
इन दोनों कोयल्स में अगर हम एज्यूम करें कि भाई इसके अंदर I1 करंट आ रहा था, तो इसके अंदर I1 करंट आएगा फर्स्ट वाली कोयल के अंदर, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड। एज्यूम कर लेते हैं B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। यही मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कोयल के अंदर किसको चेंज करेगा, फ्लक्स को चेंज करेगा, और यही फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करेगी भाई, एक EMF। ये EMF किसका अपोज करेगी भाई, इस करंट का। तो आप देख सकते हो करंट हमारी फर्स्ट कोयल में था, जो हमारा फर्स्ट जो हमने यहाँ पे इंडक्टर लिया है उसके अंदर हमारा करंट I1 था, और सेकंड इंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस हुई भाई, हमारी EMF, जिसने फर्स्ट का क्या किया है, अपोज किया है। अगर मैं डेफिनेशन की फॉर्म में बात करूँ तो सुनो भाई, म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कोयल। ध्यान रखना भाई, म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कोयल बाय वर्च्यू ऑफ विच दे अपोज एनी चेंज इन करंट इन अदर इंडक्टर बाय इंड्यूसिंग एन EMF। तो भाई म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, प्रॉपर्टी है दो कोयल्स की, जिससे वो क्या करती हैं, करंट के चेंज का अपोज करती हैं दूसरी कोयल के। कैसे करती है, EMF को इंड्यूस करके। तो भाई सिमिलर जैसे प्रीवियस केस में सेल्फ इंडक्टेंस किया था, सिमिलरली हम म्यूचुअल इंडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू, या फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा क्या चेंज होगा भाई, फ्लक्स चेंज होगा। इसी को लिख सकते हैं हम फाई इज इक्वल टू MI। ये M क्या है आपका भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और ये कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, अगर आप EMF निकालना चाहोगे तो EMF भी क्या होती है, d∅dt। यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास आएगा mdi/dt, और यहाँ पे नेगेटिव साइन किस लिए, क्योंकि ये EMF इस करंट का क्या करने वाली है भाई, अपोज करने वाली है। अब भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनॉइड के केस में और एक्सप्लेन कर लेते हैं। किसके केस में भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एन सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड। ध्यान रखना भाई, यहाँ पे कितने सोलेनॉइड लिखे हैं मैंने, टू सोलेनॉइड। नेसेसरी कंडीशन है ये म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, एटलीस्ट आपके पास दो कोयल या दो सोलेनॉइड का होना नेसेसरी है। तो यहाँ पे हमने क्या लिए हैं भाई, दो सोलेनॉइड्स लिए हैं। देखो अब भाई दो सोलेनॉइड, बेटा डायग्राम यहाँ पे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये लो, ये फर्स्ट वाली कोयल है हमारी, ये सेकंड वाली कोयल है। दोनों कोयल्स की लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं L रहेगी। बाकी बेटा चीज़ें अगर फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं तो उनके साथ 1 1 यूज़ कर लेंगे, सेकंड के लिए लिख रहे हैं तो उनके साथ 2 यूज़ कर लेंगे। तो देखो फाई क्या होता है, BA सिंगल के लिए, सिंगल टर्न के लिए। अगर कंप्लीट के लिए देखो तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हो भाई, N से मल्टीप्लाई कर देते हो, प्रीवियस वाले केस की तरह भाई। फाई इज इक्वल टू BA होता है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, N से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखो भाई, अब बात कर लेता हूँ इसी को भाई, दो कोयल हैं तो दो की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो मैं पहले इसको φ1 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। φ1 क्या है भाई, फ्लक्स इन फर्स्ट कोयल। फ्लक्स इन फर्स्ट कोयल विल बी इक्वल टू, भाई फर्स्ट के अंदर जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था भाई, सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। फर्स्ट कोयल के अंदर जो फ्लक्स वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था, सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एरिया क्या है, A1 है, और नंबर ऑफ टर्न भी क्या लोगे भाई, N1 लोगे। नेक्स्ट बेटा φ1 की बात कर लेते हैं। ये फ्लक्स φ1 किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था भाई, M12, और यहाँ पे क्या आने वाला है, I आने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू MI होता है। तो यहाँ पे फाई की जगह हम MI लिखने वाले हैं। M तो लिख दिया हमने 12, क्या है M12 क्या है भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कोयल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब बात कर लेते हैं करंट। तो भाई फर्स्ट वाली जो कोयल है उसके अंदर फ्लक्स किसने प्रोड्यूस किया है भाई, सेकंड वाली के करंट ने प्रोड्यूस किया है। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट कोयल के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो सेकंड वाली कोयल की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अगर मैं एक बार फिर से लिखना चाहूँ तो देखो भाई, सेकंड वाली जो कोयल के अंदर करंट था उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया किसके अंदर, सेकंड कोयल के अंदर, और इसने क्या किया भाई, इस मैग्नेटिक फील्ड ने फर्स्ट के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस किया, और इस फ्लक्स ने फर्स्ट वाले के अंदर क्या प्रोड्यूस की भाई, EMF, और इस EMF ने इस करंट का क्या किया, अपोज किया। तो आप देख सकते हो φ1 फ्लक्स के लिए भाई एक तो I2 रिस्पॉन्सिबल है और एक क्या है B2। तो हमने भाई φ1 के केस में मैग्नेटिक फील्ड की जगह तो B2 लिया है, और जहाँ करंट लेना पड़ा वहाँ पे क्या लिया भाई, I2। दिस विल बिकम इक्वल टू
बी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे 2 आई, यानी I2 इंटू A1N1। सिमिलरली भाई जैसे प्रीवियस केस में क्या था, कैपिटल एन क्या होता है भाई, नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टर्न। अगर यहाँ से आप स्मॉल एन निकालोगे तो क्या आएगा, कैपिटल एन बाई एल। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भाई, तो M12 I2 से तो I2 आपका कैंसिल आउट हो जाता है, ये आता है म्यू नॉट N2 की जगह हम भाई ये वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल N2 डिवाइडेड बाई L। ध्यान रखना L सिमिलर सेम ही रहेगा दोनों कोयल्स के लिए, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या ली हमने, L ली है, इंटू A1N1। इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके नीट एंड क्लीन लिखोगे तो N1N2 डिवाइडेड बाई L इंटू A1। तो ये भाई आपका म्यूचुअल इंडक्शन आ गया है किसके लिए, 2 सोलेनोइड्स के लिए। सिमिलरली भाई अगर आप अदर केस के लिए निकालना चाहो, यानी सेकंड कॉइल के लिए निकालना चाहो, तो सेकंड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसकी वजह से है भाई, फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बाकी सारी चीज़ें हम किसकी लेंगे भाई, जिस कॉइल की बात कर रहे हैं उसी की। यहाँ पे सेकंड की बात कर रहे हैं तो एरिया सेकंड का और नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड की। फाई टू के लिए जो म्यूचुअल इंडक्शन लोगे वो क्या लोगे, 2-1 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इनटू करंट किसने प्रोड्यूस किया भाई सेकंड के अंदर, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट कॉइल ने प्रोड्यूस किया होगा, इज इक्वल टू इसकी जगह क्या जाएगा भाई, म्यू नॉट N1 बाई एल इंटू I1। म्यू नॉट एन आई था भाई, स्मॉल एन को मैंने कैपिटल एन में कन्वर्ट करके लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट, A2N2, I1 से I1 आपका कैंसिल आउट होता है, यहाँ से आपका M2 किसके इक्वल आता है भाई, म्यू नॉट N1N2 इंटू A2 डिवाइडेड बाई L। तो भाई ये इक्वेशन अगर हम फर्स्ट एज्यूम करें और इसको अगर इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम करें तो हमारे पास एक जनरल कंक्लूजन निकल के आता है। वो क्या है कि भाई जो म्यूचुअल इंडक्शन M है वो डिपेंड करता है म्यू नोट पे, N1 पे, N2 पे, लेंथ पे, और भाई एरिया पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा, एरिया पे। यहाँ पे हमने M12 की जगह और M21 की जगह क्या लिख दिया, खाली M। सिमिलरली A1 और A2 की जगह क्या लिख दिया बेटा, खाली A लिख दिया। ये जनरल रिलेशन आ गया हमारे पास। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का केस था 2 सोलेनोइड्स के लिए भाई। नेक्स्ट केस देखो भाई, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है भाई इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन कर लेंगे भाई। ये जो आप सोलेनोइड ड्रा करते हो बेटा, जो इंडक्टर होते हैं इनका सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन और एक बार हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो पहले बात कर लेते हैं सीरीज कम्बिनेशन की। सीरीज कम्बिनेशन कैसे हुआ, ये लो फर्स्ट वाला इंडक्टर, ये सेकंड वाला इंडक्टर, ऐसे ही बेटा ये थर्ड वाला, आपकी मर्जी कितने भी ले लो, और ये किसी बैटरी से कनेक्ट है। ये ले लिया हमने L1, L2, L3। अब सीरीज में है तो हर एक के क्रॉस EMF भी क्या होगी, अलग अलग, E1, E2 एंड E3। करंट हर एक के लोग क्या रहेगा भाई, I ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कम्बिनेशन है, और सीरीज कम्बिनेशन में आपका करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो देखो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, सॉरी भाई डिफरेंट से स्टार्ट करना बेटा, क्योंकि करंट तो यहाँ खाली I है। तो EMF जो टोटल EMF होगी वो किसके इक्वल होगी भाई, E1 प्लस E2 प्लस E3। क्यों होगी भाई, क्योंकि इस बैटरी की जो EMF है वही इनके अंदर क्या हुई है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हुई है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। ये हम बोल सकते हैं एनर्जी का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। इस बैटरी से जो एनर्जी निकल के गई है वो इन इंडक्टर में क्या होगी भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो वही लिखा भाई E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। अब आपको याद हो E किसके इक्वल होता है भाई, डी फाई बाई डी टी के, और फाई कोयल के केस में, इंडक्टर के केस में क्या होता है, डी एल आई बाई डी टी हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपका जो E निकल के आता है वो क्या आता है भाई, एल डी आई बाई डी टी आता है ये। यहाँ पे मैंने माइनस साइन ही लगाया, अगर लगाना चाहो तो आप यूज भी कर सकते हो। तो भाई इनकी जगह ये वाली वैल्यूज पुट कर दो। तो देखो सीरीज के लिए, इंडक्टर के लिए मैंने एल एस लिख दिया है, ये क्या है भाई, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू L1 डी आई बाई डी टी। करंट क्या है भाई, सेम रहेगा हर एक के क्रॉस। सिमिलरली L2 डी आई बाई डी टी प्लस L3 डी आई बाई डी टी।
di/dt से di/dt दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाता है, आपके पास ls आता है L1 प्लस L2 प्लस L3। तो भाई सीरीज कम्बिनेशन में इंडक्टर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट केस देखो भाई पैरेलल का। तो पैरेलल के लिए भाई ये हमारा फर्स्ट इंडक्टर है, ये हमारा सेकंड इंडक्टर है और ये हमारा थर्ड इंडक्टर है, जो किसी V वोल्ट या हम बोल सकते हैं EMF वाली बैटरी के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ये L1, ये L2 एंड ये L3। तो जो फर्स्ट से करंट जाएगा वो क्या होगा, I1, सेकंड से I2 और थर्ड से जो करंट जाएगा वो क्या होगा भाई, I3। और EMF सब क्या क्रॉस क्या रहेगी, सेम, क्योंकि कैसा कम्बिनेशन है, पैरेलल। तो भाई पैरेलल के लिए सोल्व कर लेते हैं हम। तो पैरेलल के लिए हमें पता है जो हमारा करंट I था वो इनके अंदर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू सो ऑन। भाई आप कितने भी इंडक्टर के लिए इस रिलेशन को अप्लाई कर सकते हो। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ इस साइड, तो क्या हो जाएगा, di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt प्लस di3/dt। अब हमें पता है EMF किसके इक्वल होती है भाई, d∅dt के। भाई बार बार वही स्टेप आ रहे हैं। तो E इज इक्वल टू डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Li/dt। और अगर आप यहाँ से E की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, Ldi/dt। ठीक है। तो भाई अगर आप यहाँ से di/dt निकालोगे, di/dt अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, वो E/L। तो इस di/dt की जगह क्या आ जाएगा, E/L। 1 के लिए क्या आ जाएगा, E/L1। 2 के लिए क्या आ जाएगा, E/L2। 3 के लिए क्या आ जाएगा, E/L3। E सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि कम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है। और पैरेलल कम्बिनेशन के लिए आपकी EMF क्या रहती है भाई, सेम रहती है। तो इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 1/LP पैरेलल के लिए है वो क्या होता है, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो ये आपका रिलेशन आ चुका है भाई, किसके लिए, जब आपके इंडक्टर पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट हो। तो भाई आपका जो 4A यूनिट थी बेटा वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अच्छे से नोट प्रिपेयर करो और भाई खुद से ज़रूर इनके डेरिवेशन करके दिखा रहो बेटा। थैंक यू भाई।